हेलो एंड वेलकम एट स्टडी अब। सो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 8 ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 दैट इज लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमें देखना है। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं? तो आंसर विल बी temperature and rainfall are the two main climatic factors that are responsible for soil formation. So next question, write any two reason for land degradation today. यानी कि जो लैंड है हमारी उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी जो फर्टिलिटी लॉस हो रही है, जो हमारी फर्टाइल लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम हो जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि लैंड अगर किसी यूज के लायक ना रहे तो उसको क्या बोलते हैं कि ये लैंड डिग्रेड हो गई, बेकार हो गई बेसिकली। तो उसकी रीजन क्या है? सो लेट्स सी। So number one, that is deforestation and indiscriminate use of chemical pesticides and fertilizers in agriculture land are two factors that are contributing to the land degradation. Deforestation mean यानी कि जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय हम कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको कट करते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? डिफोरेस्टेशन। उससे लैंड डिग्रेड होती है। उससे क्या होता है? जब वाटर आता है एक्सिस में तो जो लैंड का जो टॉप सोइल है उसको बहा ले जाता है, उसको फ्लो कर ले जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है? जो टॉप सोइल होती है वही फर्टाइल होती है, वो निकल जाएगी तो लैंड बेकार हो जाएगी। एंड सेकेंड फैक्टर, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर लैंड। यानी कि एग्रीकल्चर के लिए हम लोग बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है? लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम होती है और धीरे धीरे वो डिग्रेड हो जाती है। सो नेक्स्ट, वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। यानी कि जो लैंड है हमारी वो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। ऐसा क्यों? बिकॉज सारी चीजें जो है वो हमें लैंड ही प्रोवाइड करती है। हैबिटेशन के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड। हम अपने घर बनाते हैं, ये जितने भी जानवर है, जितना भी वेजिटेशन है वो कहाँ पे? लैंड पे है। तो जो सारे रिसोर्सेज हैं वो लैंड के ऊपर ही है, तो लैंड अपने आप में एक रिसोर्स है। सो आंसर, लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट प्रोवाइड हैबिटेशन to wide variety of flora and fauna. Flora means vegetation, ठीक है, और fauna means animal kingdom, यानी कि लाइफ, ठीक है। सो सेकंड, human beings use land for various purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses and roads and setting up the industries. ये सारी चीजें कहाँ पे हैं? लैंड के ऊपर है, तो इसीलिए लैंड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। नेक्स्ट, नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स और प्लांट को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने दो स्टेप लिए हैं, वो कौन कौन से हैं? सो लेट्स सी, टू स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, नंबर वन, गवर्नमेंट हैज सेटिंग अप नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व फॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? इन आसाम, ठीक है। सो ये सब क्या है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब क्या है? ये एरियाज हैं जिनको हमने डेजिग्नेट किया है एज ए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें अलग अलग, इनमें ह्यूमन जो इंटरफेयर है, यानी कि इंसानी दखलंदाज, ह्यूमन इंटरफेयर को कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि उस एरिया की जो वेजिटेशन है और उस एरिया के जो एनिमल्स हैं वो खत्म ना हो, ठीक है, उनको सेव गार्ड करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? बहुत सारे एरियाज को नेशनल पार्क डेजिग्नेट किया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, इसलिए ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। नंबर टू, बैंड द किलिंग ऑफ एनिमल लाइक लॉयंस, टाइगर्स, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स। ये सारे एनिमल्स क्या है? इनकी जो नंबर्स हैं ये काफी कम हो गए हैं बिकॉज एनिमल हंट्स के, यानी कि इंसान अपने लिए इनका ट्रेड करता है, हंट करता है, ठीक है, मीट के लिए या फिर किसी और पर्पज के लिए हंटिंग करता है। तो इसलिए क्या किया है? किलिंग को बैन कर दिया गया। इट हैज ऑल्सो प्रोहिबिटेड द ट्रेड ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्टेड अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट इज साइट्स। ये एक एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि जो कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज हैं उनका जो ट्रेड है वो बैंड है। क्यों? उस ट्रेड की वजह से क्या होता था कि अननेसेसरी किलिंग होती थी उन एनिमल्स की, ठीक है। सो उसको
बैन कर दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट 3 वे टू कंजर्व वाटर। वाटर को कंजर्व करने के लिए यानी कि सेविंग ऑफ वाटर, वाटर सेविंग के लिए 3 तरीके बताने हैं आपको। वेरी नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। द नंबर 1, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नंबर 2, रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ वाटर बाय बीइंग कॉशियस टू यूज इट इकोनॉमिकली। नंबर 3, रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाय प्रोमोटिंग एफोरेस्टेशन। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? जो हमारी रेनफॉल होता है उसके पानी को हमें सेव करना है और उसको बाद में यूज करना है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नंबर 2, रिड्यूसिंग वेस्टेज, वेस्ट को मिनिमाइज करना है और सावधान रहना है सो दैट कि इसको इकोनॉमिकली यूज करें, ठीक है, वेस्ट नहीं करना है। नंबर 3, रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाय प्रोमोटिंग एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन से मतलब आपको फॉरेस्ट लगाने हैं, यानी कि आपको पेड़ लगाने हैं, फॉरेस्ट बनाने हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एफोरेस्टेशन, ठीक है। तो फॉरेस्ट लगाने से क्या होता है? फॉरेस्ट जब लगते हैं तो वो क्या होता है, जो एरिया होता है, अगर आप फॉरेस्ट करते हैं तो फॉरेस्ट लैंड में क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है, ठीक है, वो स्टोर होता है वहां पे, और स्टोर होते है वो कहाँ जाता है? वो जाता है ग्राउंड लेवल में, ठीक है, जमीन के अंदर जाता है, और उससे क्या होता है? ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो अप जाता है, ठीक है। इसलिए जो ग्राउंड वाटर है हमारा, उसको उसका जो उसको रिचार्ज करने के काम आता है, ठीक है, यानी कि रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर को फिर से रिस्टोर कर देता है। आपने देखा भी होगा जब गर्मियां होती हैं, बरसात के टाइम में जो आपके घर पे हैंडपंप्स हैं उनमें पानी ज्यादा निकलने लगता है, क्योंकि उनका पानी कहाँ से आता है? उनका पानी ग्राउंड वाटर से ही आता है। सो ग्राउंड वाटर जब रिचार्ज हो जाएगा तो पानी बढ़ जाता है। सो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन, यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर सोइल के बनने में काम नहीं आता है? टाइम, ये तो काम आता है, यस। सोइल टेक्सचर, यानी कि मिट्टी का जो टेक्सचर है वो कैसा है? अब इससे सोइल फॉर्मेशन से क्या रिलेशन है? इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो यही आंसर होगा। नंबर 3 भी देख लेते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो सोइल के अंदर जो ह्यूमस है, ठीक है, वो तो डेफिनेटली सोइल फॉर्मेशन के काम आती है। सो आंसर विल बी सोइल टेक्सचर। नंबर 2, which one of the following methods is most appropriate to check soil erosion on steep slopes, यानी कि जो हमारे स्लोपी लैंड्स होते हैं, यानी कि माउंटेन्स जो होते हैं, वहां पे सोइल इरोजन होता है, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं टेरेस कल्टीवेशन। बेसिकली जो पहाड़ होते हैं उन पे क्या करते हैं हम? ऐसे टेरेस, ये आपका कोई हिल है तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे खेत ऐसे बनाएंगे तो क्या है, पूरा वाटर बह जाएगा, तो हम क्या करते हैं? ऐसे फॉर्मिंग ऐसे करते हैं, लेयर बाय लेयर, सीढ़ियों के रूप में, ठीक है। एक लेयर यहाँ पे वाटर की होगी, फिर नीचे गड्ढा होगा, फिर यहाँ पे एक लेयर दूसरी होगी, तो उससे क्या कि जो वाटर नीचे आएगा उसकी स्पीड कम होती रहती है, तो उससे क्या होता है? स्पीड कम होगी तो वो कम सोइल को इरोड करे, जो इरोजन कैपेसिटी है वो कम होगी। तो आंसर विल बी टेरेस कल्टीवेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि इनमें से कौन सी चीज नेचर कंजर्वेशन में के फेवर में नहीं है? स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, ये तो फेवर में रहेगा क्योंकि ये तो इकोनॉमिकल यूज है, आप पावर का इकोनॉमिकल यूज कर रहे हैं, तो ये फेवर में है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसने पूछा नॉट इन फेवर, तो ये फेवर में है, तो आंसर ये नहीं होगा। नंबर 2, क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, ये भी सही है, ये तो होना चाहिए, इससे तो नेचर को कंजर्वेशन में हेल्प मिलेगी। डिस्पोज पोलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग, ठीक है, तो ये भी पोलीपैक्स को शॉपिंग के बाद में डिस्पोज कर देना है, ठीक है, ये फेवर में नहीं है। हमें बेसिकली क्या करना है? पोलीपैक्स को यूज ही नहीं करना है, ठीक, पॉलीथीन का यूज मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो ये डिस्पोज पोलीपैक आफ्टर शॉपिंग, ये देखने में लगता है कि ये सही होगा, बट ये नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें पोलीपैक्स की जो यूज है उसका, उसी को मिनिमाइज करना है। सो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, आपने सही ऑप्शंस को मैच करना है। नंबर 1, लैंड यूज, ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड्स, यानी कि लैंड का यूज कैसे होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड्स। नंबर 2, ह्यूमस, ह्यूमस क्या होती है? मिट्टी में ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिटेड ऑन द टॉप सोइल, यानी कि जो हमारी मिट्टी की सोइल की जो टॉप लेयर है उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसी को बोलते हैं ह्यूमस। नंबर 3, रॉक डैम्स, यानी कि प्रिवेंट सोइल इरोजन। रॉक डैम यानी कि जो हम डैम बनाएंगे रॉक से, यानी कि पत्थरों से, उससे क्या फायदा होता है? उससे होता है सोइल का इरोजन रुक जाता है। आपने रिवर्स के जो किनारे होते हैं उन पे देखा होगा, रॉक से शेल्टर बना देते हैं, डैम्स टाइप बना देते हैं, उससे क्या होता है कि जो नदी के किनारे हैं वो कटिंग स्टॉप हो जाती है। नंबर 4, दैट इज बायोस्फीयर, ये क्या है? नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, यानी कि लैंड
वाटर एंड एयर, ये तीनों का इंटरेक्शन होता है, और जिस इंटरेक्शन के अंदर लाइफ फॉर्म होती है, जो एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट इन बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट लाइफ। सो नेक्स्ट, स्टेट whether the given statement is true or false। कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। यस, वेरी करेक्ट। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्लेन है वो ओवर पॉपुलेटेड है, यानी कि वहां ज्यादा पॉपुलेशन है, या वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रीजन, क्योंकि वो बहुत फर्टाइल लैंड है, तो इसीलिए वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, सो वो फर्टाइल है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर इज ट्रू। नंबर 2, सेकंड ऑप्शन, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, यानी कि हर एक इंसान के हिस्से में कितना वाटर आता है, वो जो अवेलेबिलिटी है वो क्वांटिटी कम हो रही है। या दिस इज ट्रू, क्योंकि हमारा जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है, हम अंधाधुंध यूज किए जा रहे हैं पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज ऑफ ट्री प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। नो, इंटरक्रॉपिंग नहीं कहलाता है। इंटरक्रॉपिंग तो वो होती है कि अगर आप एक साथ में दो दो क्रॉप को उगाते हैं, तो दिस इज फॉल्स। सो नेक्स्ट, ह्यूमन इंटरफियरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, यानी कि ह्यूमन अगर क्लाइमेट के अंदर इंटरफेयर करे और जो उस इंटरफेरेंस से क्या होगा, इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। नो, दैट इज करेक्ट, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो नेक्स्ट एक्टिविटी है, डिस्कस सम मोर रीजन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज पैटर्न। आपको डिस्कस करना है क्लास में। हैज योर प्लेसेस अंडरगोन एनी चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न इन रिसेंट ईयर्स। आप जहां रहते हैं, क्या वहां पे लैंड्स का जो यूज है, जैसे पहले अगर कहीं जंगल है तो वहां पे हो सकता है आज बिल्डिंग्स बन गई हो, तो इसको क्या बोलते हैं? लैंड यूज का पैटर्न जो बोलते हैं इसको, यानी कि जहां पहले लैंड यूज किस यूज के लिए यूज हो रही थी, अब उसका कोई दूसरा यूज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैटर्न बोलते हैं। किसका? लैंड यूज पैटर्न। तो आपको फाइंड आउट करना है, डिस्कस करना है क्लास में। दिस इज योर एक्टिविटी, यू कैन फाइंड आउट। ये एक टेबल है जिसमें आपका 30s में क्या यूज था, अब क्या यूज है, नंबर ऑफ कैटल्स, ये इसमें क्या करना है? फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट एंड एल्डरली पीपल्स। यू कैन कंडक्ट एन इंटरव्यू बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके बेस पे ये टेबल आप बना सकते हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो लैंड यूज है वो किस तरीके से चेंज हुई है। So next exercise over. So thank you for watching this video. If you like this, then you can like, share and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.